हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। तो कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपके चैनल एम अचीवर पर। तो हम लोग बात कर रहे थे इकोनॉमिक्स में, हम लोग कहाँ तक पढ़ चुके थे। तो इकोनॉमिक्स जो कि हम लोग सिलेबस के बारे में डिस्कस कर चुके थे, सिलेबस क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, कहाँ तक हम लोग कैसे सीढ़ियाँ हैं। पहले क्या होता है, छत पर जाने के लिए हमें पहले सीढ़ी तैयार करनी पड़ती है। तो हम लोग छत पर चढ़ना है तो हम पहले सीढ़ी तैयार कर चुके थे कि क्या क्या सीढ़ियों में। तो पहले हमें देखना है कि जब सिलेबस देखे, सिलेबस के साथ हमने वो भी पढ़ा कि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं, अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग अध्ययन कर चुके थे। अब हम लोग को जानना है कि अर्थशास्त्र जो है कि दो भागों में बांटा गया अर्थशास्त्र को। एक को हम लोग कहते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र जो कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र, एक को कहते हैं समष्टि अर्थशास्त्र। जो कि अगर देखा जाए दोनों अर्थशास्त्र, जैसे कि समष्टि और व्यष्टि में अंतर क्या है, व्यष्टि और समष्टि में अंतर क्या है। अंतर है कि अगर देखा जाए कि अगर हम एक व्यक्ति को एक एग्जाम्पल के तौर पर देखें, क्या होता है कि एक घर है, मान लीजिए एक देश है, एक राष्ट्र है, ठीक है। तो हम एक क्या रखें, एक उपभोक्ता रखें, एक उपभोक्ता के अध्ययन को करेंगे। जब एक उपभोक्ता का अध्ययन किया जाएगा, चाहे एक किसी भी चीज़ का, एक बाजार का, एक उत्पादक का अध्ययन किया जाएगा, तो हम उसे व्यष्टि कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यष्टि कहते हैं। वहीं एक राष्ट्र की अर्थव्यवस्था, मतलब कि अर्थव्यवस्था मतलब बृहद क्षेत्र, जैसे कि हम लोग कहते हैं भारत की राजकोषीय नीति, भारत में गरीबी, भारत में मुद्रास्फीति, ये सब क्या हुआ, ऐसे एक बृहद स्तर पर हम लोग क्या करें, बात कर रहे हैं। तो बृहद स्तर पर बात करेंगे जब हम लोग संपूर्ण अर्थव्यवस्था की जब बात करेंगे, संपूर्ण अर्थव्यवस्था की बात की जाएगी, जब बृहद स्तर पर बात की जाएगी, हम उसे समष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। क्या कहते हैं? समष्टि अर्थशास्त्र, जो कि इंग्लिश में मैक्रो इकोनॉमिक्स और इसको माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक तो समझ में आया हम लोगों को। देखिए क्या हम लोग इसका डिफाइन देख सकते हैं, हम लोग क्या कहा जा रहा है इसमें। एक इकाई, एक फर्म, एक बाजार, एक उत्पादक या एक उपभोक्ता का अध्ययन किया जाता है। मतलब कि एक कोई बड़ी बात, यहाँ बड़ी स्तर पर कोई बात नहीं की जाती कि कोई हम देखेंगे कोई राष्ट्र की उपभोक्ता, कोई राष्ट्र, इसमें क्या एक समष्टि में व्यष्टि बात ही करें। व्यष्टि में माइक्रो में छोटा है, बहुत छोटा, सूक्ष्म। माइक्रो का माइक्रोस्कोप जैसे कहते हैं, सूक्ष्मदर्शी से कहते हैं, उस तरह से माइक्रो इकोनॉमिक्स मतलब सूक्ष्म अर्थशास्त्र। उसी को जहाँ पर हम जिसमें एक इकाई, एक फर्म, एक बाजार, एक उत्पादक या एक उपभोक्ता का अध्ययन किया जाता है, उसे हम व्यष्टि अर्थशास्त्र या सूक्ष्म अर्थशास्त्र या माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं, ठीक है। वहीं समष्टि अर्थशास्त्र में अर्थात बृहद अर्थशास्त्र जिसे मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं, तो उसमें क्या किया जाता है, इसमें संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है, जिसमें देश की राष्ट्रीय आय, क्या आय लिखा हुआ है, ठीक है, देश की राष्ट्रीय आय, देश की राजकोषीय नीति, देश में गरीबी, देश की मुद्रास्फीति, ये सब चीज़ें क्या हैं, एक बृहद स्तर पर बात की जाएगी तो हम लोग क्या कहेंगे, समष्टि अर्थशास्त्र। जब सूक्ष्म स्तर पर बात की जाएगी हम उसे व्यष्टि अर्थशास्त्र कहेंगे, ठीक है, यहाँ तक। अब देखिए क्या होता है कि जिस तरह से हम लोग किसी चीज़ का निर्माण करते हैं तो उसके लिए क्या होता है, हर चीज़ की हर वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती है। जब वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती है, किसी चीज़ का निर्माण करना है, तो जैसे कि हम लोगों ने क्या कहा, किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और कंजप्शन, उत्पादन, वितरण और उपभोग, उसी तरह से उत्पादन, वितरण और उपभोग। तो जैसे कि हमने क्या कहा कि 3 शब्दों का उपयोग किया, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और क्या कहा, और कंजप्शन। प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजप्शन किसी अर्थव्यवस्था के लिए, किसी अर्थशास्त्र के लिए एक महत्वपूर्ण घटक है। उसी तरह से हम लोगों ने क्या कहा, व्यष्टि अर्थशास्त्र के महत्वपूर्ण घटक। तो वाइटल कंपोनेंट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, मतलब कि अगर व्यष्टि अर्थशास्त्र का जब अध्ययन करेंगे, जब उसमें देखेंगे, उसमें महत्वपूर्ण घटक के रूप में क्या देखा जाता है, तो हम लोग देखते हैं पहला उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत। आप लोगों को कहीं कहीं शब्द पढ़ने को मिले, जब आप आंसर राइटिंग कीजिएगा, आंसर राइटिंग में आप लोग इतना थोड़े लिखना पड़ेगा कि जो कि अगर किसी
छोटे आप लोग को 200-250 में शब्दों को जिक्र करना रहता है, हर चीज़ बतानी रहती है। तो 200-250 शब्दों में बताना उतना ही मुश्किल है, और बहुत बड़े अधिक से अधिक शब्दों में, कम से कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बतानी होती है। तो कम से कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बताने के लिए इन सब शब्दों का उपयोग करना पड़ता है। जैसे कि हमने क्या कहा, व्यष्टि अर्थशास्त्र के प्रमुख घटक, तो आपका उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत। तो उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत जो है, जो हमने यहाँ पर लिखा है उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत, तो हम इसके अंतर्गत उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत के अंतर्गत किस पर अध्ययन, उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है कि किस प्रकार एक उपभोक्ता अपनी आय को विभिन्न प्रयोगों में आवंटित करता है ताकि वो अधिकतम संतुष्टि प्राप्त कर सके। जैसे कि एक सतत विकास की परिभाषा देखेंगे हम आगे चलकर। जैसे कहा जाता है सतत विकास में कि ऐसे विवेकशील रूप से प्रबंधक रूप से उपयोग करना साधन का जिससे इतने विवेकशील रूप से उपयोग करना जिससे कि आने वाली पीढ़ी को भी, चाहे हम लोग की जो अपनी आवश्यकताएं हैं, आवश्यकताओं से समझौता न करना पड़े तथा आने वाली पीढ़ी को समस्या न भी झेलना पड़े। उसी तरह से हमने क्या कहा कि जो हमारा उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत है, उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत क्या कहता है कि एक उपभोक्ता क्या करता है। इसमें उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत इस बात की अध्ययन की जाती है कि एक उपभोक्ता अपनी आय में विभिन्न प्रयोगों आवंटित करता है ताकि वो अधिकतम संतुष्टि प्राप्त कर सके। हमने क्या एक एग्जाम्पल के तौर पर समझ सकते हैं कि जैसे कि कोई व्यक्ति है, कोई उपभोक्ता है, वो क्या करता है, कहीं से आय कहीं से कमाता है, ठीक है, और सोचता है कि उस कमीनी से, उस आय से क्या किया जा सके, अधिकतम से अधिकतम क्या किया जा सके, अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं, अपनी जो हमारी इच्छाएं हैं, इच्छाओं को पूरा किया जा सके। जिससे कि अगर हम अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं, जैसे कि अगर एग्जाम्पल के तौर पर कहें कि आप लोग का लक्ष्य है IAS बनना, IPS बनना, SDM बनना, उसी तरह से अन्य व्यक्तियों का भी, एक उपभोक्ता का भी लक्ष्य क्या होता है, अपनी आवश्यकताओं को, अपनी इच्छाओं को पूरा करना, अपने परिवार को, अपने बाल बच्चों को पालन पोषण, अच्छी तरह से शिक्षा व्यवस्था देना। तो जब उनकी इच्छाएं जो हैं वो पूर्ण रूप से अच्छी तरह से लागू हो जाती है, अच्छी तरह से संपूर्ण रूप से क्या हो जा सकती है, पूरा हो जाती है, अच्छी तरह से पूर्ण रूप से पूरा हो जाती है, तो क्या होता है, उनके अंदर क्या होता है, संतुष्टि के भाव होता है। क्या होता है, उनके अंदर संतुष्टि के भाव होता है। तो उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत के अंतर्गत हम लोग इसी बात का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। अब दूसरी घटक क्या है, दूसरी घटक है उत्पादक व्यवहार सिद्धांत। उत्पादक व्यवहार सिद्धांत क्या कहता है कि उत्पादक यह निर्णय कैसे लेता है कि उसे किस वस्तु का उत्पादन करना है जिससे लाभ अधिकतम हो सके। जैसे कि एक एग्जाम्पल के तौर पर कहें, हमारे क्षेत्र, एक भारत क्या है, एक किसान के रूप में देखें तो क्या है, अधिकांश एक किसान के रूप एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो लोग क्या सोचते हैं, कोई व्यक्ति क्या सोचता है, कोई बिजनेसमैन क्या सोचता है, हम किस चीज़ का बिजनेस करें कि क्या हो सके, अधिकतम से अधिकतम हम लाभ कमा सके। उसी तरह से उत्पादक क्या सोचता है, किस चीज़ का उत्पादन करें जिसमें हमको अधिकतम से अधिकतम लाभ हो सके। जैसे कि अगर किसान व्यक्ति है, एक फार्मर है, और फार्मर्स को देखा जाए कि अगर उसको देखा जाए कि कहें कि उससे चावल से अधिक गेहूं में फायदा हो रही है, हम कहें कि चावल और गेहूं से अधिक फायदा क्या है, तेलहन पौधे में है, तो क्या कोशिश करेगा, तेलहन पौधों का क्या किया जाए, उत्पादन किया जाए, जिससे क्या हो सके, हमारी आय में वृद्धि हो सके, और क्या हो सके, हमारी आय और अपनी इच्छाओं को अधिक से अधिक पूर्ति की जा सके। तो उसी तरह से बात की गई है, अपनी आय में वृद्धि हो सके तथा लाभ की अधिकतम मात्रा भी बढ़ सके, ठीक है। ये कहता है उत्पादक व्यवहार सिद्धांत। क्या कहता है, उत्पादक व्यवहार सिद्धांत नहीं कहता है किस चीज़ का उत्पादन किया जाए जिससे अधिक से अधिक लाभ प्राप्त किया जा सके। अब दूसरी बात कर रहा है कीमत सिद्धांत। इसके अंदर इस बात का अध्ययन किया जाता है कि बाजार में वस्तुओं की कीमत किस प्रकार निर्धारित होती है। अगर हम लोग बात करें कि बाजार हम लोग जाते हैं तो बाजार जो है, बाजार में हर वस्तु की कीमत एक तो है नहीं, तो क्या होता है, जो कि बाजार की वस्तु कीमत जो है किस प्रकार निर्धारित होती है। कीमत सिद्धांत के अंतर्गत हम इस बात का अध्ययन करते हैं बाजार में वस्तु कीमत जो है किस प्रकार निर्धारित होती है। ये है
तीनों हमारे क्या है, व्यष्टि अर्थशास्त्र के महत्वपूर्ण घटक। ये इतना ही तक क्या होता है, हम इस व्यष्टि अर्थशास्त्र है, हम इससे आगे नहीं पढ़ नहीं पाते, मतलब आगे इसका आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम लोग एक व्यक्ति, एक बाजार, एक उत्पादक के अध्ययन नहीं करना, एक उपभोक्ता के अध्ययन नहीं करना है, हम लोग को संपूर्ण अर्थव्यवस्था के अध्ययन करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, समष्टि अर्थशास्त्र को आगे लेकर चलते हैं। तो देखिए, पहले इस चीज़ को समझ लीजिए, अगर आप लोग जब आंसर राइटिंग कीजिएगा, आप लोगों को बड़े शब्दों में, बड़ी बातों को, अगर हम लोगों ने क्या कहा, किस प्रकार एक उपभोक्ता अपनी आय को विभिन्न प्रयोग आवंटित करता है ताकि वो अधिकतम संतुष्टि प्राप्त कर सके, तो इस चीज़ को लिखने में बहुत लंबा टाइम, बहुत सारा शब्द खींच लेगा और जगह भी काफ़ी। तो हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पर शब्दों को क्या पूछ सकते हैं, उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत के उस शब्द को जोड़कर कोरिलेट कर आगे बढ़ सकते हैं, और जो कि एक अच्छा टेक्नोलॉजिकल टर्मिनोलॉजी भी है, जो कि अच्छा भी लगेगा। इस तरह से इस सब शब्दों को याद करके रखने से क्या होगा, हम लोग के लिए एक टाइम मैनेजमेंट जो है वो भी अच्छे से हो जाएगी, और अच्छा आंसर स्किल की, एक अच्छे आंसर राइटिंग की स्किल भी उत्पन्न हो जाएगी। ठीक है, तो वही बात कर रहे हैं हम, यहाँ तक हो गया। एक बार हम इसको देख लेते हैं। उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत के अंतर्गत क्या कहता है, विभिन्न प्रयोग आवंटित करता है ताकि एक उपभोक्ता अपनी आय को विभिन्न प्रयोगों में आवंटित करता है जिससे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त की जा सके। उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत यही कहता है। उत्पादक व्यवहार सिद्धांत, निर्णय कैसे लें कि किस वस्तु का उत्पादन किया जाए, किस चीज़ का उत्पादन किया जाए जिसमें अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकें। कीमत सिद्धांत, बाजार में वस्तु की कीमत किस प्रकार निर्धारित होती है, मतलब जो बाजार में जितनी वस्तुएं आती है उत्पादन करके, तो उस वस्तु की कीमत किस प्रकार निर्धारण होती है, उसे हम क्या कहते हैं, कीमत सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, इन सब चीज़ों का आगे चलें तो ठीक है, इसको लिख लीजिए, आगे चलते हैं फिर। अब देखिए, आगे देखते हैं, इसको मिटा देते हैं इसको। अब देखिए, हम आगे चलते हैं। जब हम आगे चलते हैं तो आगे साथ साथ हम क्या करेंगे कि अब क्या होता है कि धीरे धीरे कि अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, तो अर्थव्यवस्था के सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक्स, इसे मिटा देते हैं। ठीक है, इसे अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, अब हम देखते हैं इसके अंतर्गत कितने सेक्टर में बांटा गया है। पहला, प्राथमिक क्षेत्र, प्राइमरी सेक्टर, द्वितीयक क्षेत्र, सेकेंडरी सेक्टर,
इसके बाद आती है तृतीयक क्षेत्र, टर्शियरी सेक्टर। अब उसके बाद चतुर्थक क्षेत्र, उसके बाद आता है पंचक क्षेत्र, ठीक है। ये हुआ कि प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र और चतुर्थ क्षेत्र। देखिए जैसे कि उनका पंचक क्षेत्र, सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक्स को 4 भागों में देखते हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र और चतुर्थ क्षेत्र। और हम लोग देखें तो आप लोग पता होगा कि पहले हम लोग अधिकांश 3 क्षेत्र ही पढ़ते थे, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र। और 2 क्षेत्र जैसे कि आपको पता हो कि एक राष्ट्र के विकास में, एक देश के विकास में, एक समाज के विकास में हर व्यक्ति का योगदान है। और योगदान होने के नाते हम लोग उस व्यक्ति को, हर एक व्यक्ति एक ही सेक्टर में, एक ही क्षेत्र में नहीं रख सकते। कोई व्यक्ति क्या करे अपने विचार की, और कोई एक व्यक्ति एक कानून बना रहा है, वो भी क्या करे एक नियम बना रहा है, एक विधि बना रहे हैं, वो भी क्या करे एक विकास के, एक समाज के विकास में योगदान दे रहा है। और कोई व्यक्ति तकनीकी रूप से खोज कर रहा है तो वो भी क्या कर रहा है समाज में योगदान दे रहा है। अगर व्यक्ति किसी चीज़ विचार नए विचार की खोजों कर रहा है, चाहे तकनीकी प्रयोग कर रहा है, तो क्या करे व्यक्ति एक समाज के विकास में योगदान दे रहा है। अगर वही व्यक्ति क्या करता है कि एक अपनी भावनाओं को, अपनी एक क्या होता है, किसी भी क्या होता है कि एक कम्युनिकेशन स्किल, जैसे कि कम्युनिकेशन विचारों को क्या करता है एक स्थान से दूसरे स्थान पहुँचाने का काम करता है। जैसे कहा जाता है कि संबंधित सेवाएं की जाती है, जैसे कि हम लोग कहते हैं कि जैसे कि सूचनाओं को क्या करता है व्यक्ति, एक सूचनाओं को अपनी सूचनाओं के बारे में अध्ययन करता है, संग्रहण करता है, तथा एक कहीं उसको जब आवश्यकता पड़े समाज की वो प्रस्तुत करता है। वो भी क्या करता है एक सेक्टर के अंतर, वो भी क्या करता है समाज के विकास में योगदान देता है। तो वो भी क्या है एक सेक्टर को एक अर्थव्यवस्था के विकास के रूप में एक महत्वपूर्ण योगदान, एक हिस्सा योगदान है, जो कि हम देख सकते हैं कि उस योगदान के अनुसार क्या किया गया है। सभी देश, एक राष्ट्र के विकास में योगदान के अनुसार, व्यक्ति के योगदान के अनुसार अलग अलग सेक्टरों में विभक्त कर दिया गया है। देखिए प्राथमिक क्षेत्र हम उसे कहते हैं प्राकृतिक संसाधन को उत्पादन के रूप में प्राप्त किया जाता है। जो कि प्राकृतिक संसाधन है जो उन्हें प्राप्त किया जाता है, तो उन्हें हम क्या करते हैं प्राथमिक क्षेत्र के रूप में रखते हैं। हम इसे कृषि क्षेत्र भी कहते हैं, क्योंकि कृषि से उत्पादन चीज़ों को भी हम लोग प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत रखते हैं। जैसे कृषि संबंध क्षेत्र, कृषि, मत्स्य पालन, खनन या उत्खनन जैसी प्रक्रियाएं क्या होती हैं प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। अब द्वितीयक क्षेत्र में क्या होता है, प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों को अपनी गतिविधियों में कच्चे माल की तरह उपयोग करता है। जैसे कि प्राथमिक क्षेत्र में कोई आया, जैसे कि ये रोटी हुआ, ठीक है, ये रोटी यहाँ पर गेहूँ उपजा, ठीक है, गेहूँ उपजा। इस गेहूँ को जब यहाँ गया द्वितीयक क्षेत्र में, यहाँ पर क्या बनाएगा ब्रेड बना, ठीक है। तो क्या किया कि प्राथमिक क्षेत्र उत्पादों को अपनी गतिविधि कच्चे माल की तरह उपयोग करता है। क्या करता है, गेहूँ तो क्या था एक कच्चे माल था, यहाँ पर इसने क्या किया ब्रेड बनाया। और साथ ही इसे औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं, इसे औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं, ठीक है। इसे औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है, जहाँ पर निर्माण एवं विनिर्माण की प्रक्रियाएं संपन्न होती है। और आप लोगों को द्वितीयक क्षेत्र की परिभाषा देना हो, जहाँ पर निर्माण एवं विनिर्माण की प्रक्रियाएं संपन्न होती है तथा प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों को, हम ऐसे लिख सकते हैं, प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों को निर्माण एवं विनिर्माण की प्रक्रिया के तहत क्या करते हैं एक नए उत्पाद में परिवर्तित करते हैं, उस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहते हैं, यह हम उसे औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। उस तरह से बताया गया है कि जैसे कि हमने क्या कहा है, गेहूं आया प्राथमिक क्षेत्र से और यहाँ पर ब्रेड बनाया गया, क्या औद्योगिक क्षेत्र निर्माण किया गया, विनिर्माण किया गया। चाहे हम ऐसा कह सकते हैं जैसे कि जल है, ठीक है, जल है, पानी क्या प्राकृतिक संसाधन है, तो इस जल को क्या किया गया, इस जल के सहारे क्या किया गया, यहाँ पर विद्युत का निर्माण किया गया।
तो ये सब चीज़ क्या है, द्वितीय क्षेत्र। अब तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत क्या आते हैं, सेवा क्षेत्र कहते हैं, जो कि प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र को जितनी भी सेवाएं प्रदान की जाती है, चाहे अन्य क्षेत्रों को जितनी भी सेवाएं प्रदान की जाती है, हम उसे तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत रखते हैं। चाहे वो चिकित्सा का सेवा हो, चाहे व्यापार का सेवा हो, चाहे परिवहन का सेवा हो, या चाहे बैंकिंग की सेवा हो, चाहे बीमा की सेवा हो, इन सब चीज़ें क्या होते हैं, इन सब चीज़ें क्या होते हैं, किसके अंतर्गत आती हैं, तृतीय सेवा के अंतर्गत। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जैसे ब्रेड बनाया गया, अब ब्रेड को क्या किया गया है, एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना है, तो उसे परिवहन की आवश्यकता पड़ेगी, ट्रांसपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी, तो ये क्या हुआ, तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आ गया। ठीक है। इसमें आता है चतुर्थ क्षेत्र। हम इसमें कहते हैं ज्ञान से संबंधित सेवाएं, जैसे कि हमने क्या कहा, सूचनाओं को संग्रहण करना, सूचनाओं के बारे में अध्ययन करना, समय समय पड़ने पर क्या करना, सूचनाओं को एक सामने समाज के सामने प्रस्तुत करना, उस वैसे क्षेत्र के लोग हम लोग क्या करते हैं, चतुर्थ क्षेत्र के अंतर्गत रखते हैं, क्वाटरनरी सेक्टर के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है। पंचक क्षेत्र, पंचक उच्च किस्म की सेवाएं, जिसे हम गोल्ड कॉलर जॉब कहते हैं। क्या कहते हैं, गोल्ड कॉलर जॉब कहते हैं। क्या है, इसमें एक व्यक्ति द्वारा एक तकनीकी या खोज, किसी अन्य चीज़ का आविष्कार किया जाता है तथा नए नए विचारों की खोज की जाती है, नए नए विचारों की प्रस्तुतिकरण की जाती है। वैसे किस्म के लोगों को क्या कहता है, वैसे किस्म की सेवाएं देने वाले लोगों को क्या किया जाता है, पंचक क्षेत्र के अंतर्गत, क्यूनरी क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है। तो ये वो हमारा सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक्स। अब हम लोग देखें तो क्या होता है कि आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास, चाहे हम लोग देख सकते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था, तो एक भारतीय अर्थव्यवस्था होती है पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था। इन तीनों में समानताएं भिन्नताएं देखेंगे। तो उससे पहले हम देख लेते हैं आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास क्या होता है। ठीक है, इसको लिख लीजिए। तो हम सोचते हैं आज के लिए इतना ही रहने दिया जाए, उसके बाद हम लोग कल आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।